नमस्कार स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली बार हमने भाषा की चर्चा की थी। उस भाषा की चर्चा में हमने भाषा की परिभाषा कर ली, भाषा के जो मुख्य दो प्रकार होते हैं उसकी चर्चा कर ली और भाषा की इकाइयों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज का जो अपना टॉपिक चलेगा वो है मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। लिखित भाषा में अंतर। इस अंतर को समझने से पहले, मौखिक भाषा में और लिखित भाषा में क्या क्या अंतर पाया जाता है, इस अंतर को समझने से पहले एक बार थोड़ा सा पिछले वीडियो का हम रिवाइजेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले भाषा भाष धातु से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी या प्रकट वाणी, अर्थात जिस वाणी के माध्यम से हम अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा के हमने दो प्रकार देखे थे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसमें हम अपने मन के विचार जो होते हैं, भाव जो होते हैं, उनको बोल करके प्रकट करते हैं और सुन करके ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं। ये तो हुई मौखिक भाषा और लिखित भाषा का पहला मौखिक भाषा का रूप। लिखित भाषा किसे कहते हैं? कि भाषा का वह रूप या भाषा का वह प्रकार जिसमें हम अपने मन के विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं। लिख करके प्रकट करना और पढ़ करके ग्रहण करना, ये कौन सा रूप आ जाएगा? लिखित भाषा का रूप आ जाएगा। मैंने बात बताई थी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में जिसमें हम ना तो मौखिक बातों का अभिनय करते हैं ना लिखित भाषा का अभिनय करते हैं, बल्कि हम संकेतों के माध्यम से हमारे मुख विकार है, शारीरिक हाव भाव हैं, शारीरिक दृष्टा हैं, वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। भाषा की इकाइयों में हमने बातें की थी। सबसे पहले ध्वनि की। ध्वनि मुख से जो भी बात की जाती है वो स्वतंत्र होती है, मौखिक अभिनय होता है। बात आती है वर्ण की। वर्ण भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। फिर आती है बात अक्षर की। अक्षर में हमेशा जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें स्वर विद्यमान होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वर्ण में स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं, जबकि अक्षर में वर्ण के व्यंजनों के जो जितने भी रूप हैं उसमें स्वर विद्यमान होते हैं। तीसरी जो हमने चर्चा की थी, चौथी हमने जो चर्चा की थी वो की थी हमने शब्द की। वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। अर्थात बिल्कुल वर्णों को पास पास में लाएंगे, शब्दों को हम बना लेंगे, यानी वर्णों का सार्थक मेल ही क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। पांचवी बात हमने की थी पद की। वाक्य में जितने भी सार्थक शब्द होते हैं वो किसी न किसी कारक विभक्ति से आपस में जुड़े हुए होते हैं। किसी न किसी कार्य विभक्ति ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए कोई भी कार्य विभक्ति हो, लेकिन उनका कोई ना कोई अर्थ निकले, वो क्या कहलाएगा? आपका पद कहलाएगा। अंतिम बात की थी हमने वाक्य की। एक शब्दों का जो सार्थक मेल होता है, जिसका कोई उचित अर्थ निकलता है, वह शब्दों का सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। यह बात हमने स्टूडेंट से कर ली थी। आज हम उसी मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर करेंगे। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या करते हैं? अंतर करते हैं। जो माइनर अंतर होता है, जो सूक्ष्मतम अंतर होता है, वो क्या क्या बनेगा वो देखिए। सबसे पहले अंतर की पहली स्थिति क्या आती है? अंतर किस किस में? मौखिक भाषा व लिखित भाषा में अंतर। पूरा टॉपिक लिखूं, मौखिक भाषा व लिखित भाषा में अंतर। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर क्या बनेगा? देखिए, पहला जो अंतर पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि मौखिक भाषा प्राकृतिक होती है। कौन सी होती है? प्राकृतिक होती है, या हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं
स्वाभाविक होती है, जबकि लिखित भाषा जो होती है, जबकि लिखित भाषा जो होती है वो कृत्रिम होती है। वो कैसी होती है? कृत्रिम। सबसे पहला और सबसे जो मोटा अंतर है वो क्या बनेगा कि मौखिक भाषा प्राकृतिक होती है, स्वाभाविक होती है, और लिखित भाषा जो होती है वो कैसी होती है? कृत्रिम होती है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें अपने विचारों को मुख के द्वारा प्रकट करते रहते हैं। कभी कभी हम इतनी भावनाओं में बह जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं, इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि कभी कभी मुंह से कुछ गलत भी निकल जाता है, जिसकी हम आकांक्षा नहीं करते, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, ऐसे मुंह से वो शब्द निकले जाते हैं। फिर हमको उसके बारे में पछतावा भी होता है, कुछ हमको उसके बारे में गिल्टी भी फील होती है, कुछ हम शर्मिंदगी भी महसूस कर जाते हैं। कभी कभी मुंह से ऐसी बात भी निकल जाती है जिसको हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन वो कभी ना कभी कैसे न कैसे रूप में निकल जाती ही है। क्यों? क्योंकि मुंह से जो बात निकलती है वो बिल्कुल प्राकृतिक होती है, स्वाभाविक होती है। हम बोलते बोलते कुछ भी बोल जाते हैं, बाद में पता चलता है कि मैंने ये शब्द भी बोल दिया था। इसीलिए प्राकृतिक, इस पर हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, ज्यादा इस पर हम क्या नहीं कर सकते, अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम भावनाओं में बह जाते हैं। इसलिए मौखिक भाषा को नाम क्या दिया गया? प्राकृतिक भाषा नाम दिया गया, स्वाभाविक भाषा नाम दिया। हम 100 शब्द बोल जाते हैं, लेकिन 100 शब्द बोलने के बाद हम उनको लिखेंगे 20 शब्दों में, 30 शब्दों में। क्यों? क्योंकि लिखित भाषा कैसी होती है? सोच समझ करके लिखी जाने वाली होती है। और जब सोच समझ करके कोई भाषा लिखी जाती, कोई बात लिखी जाती है, इसका मतलब हम अपने विचारों को कैसे लिखते हैं? सोच समझ कर लिखते हैं। बिल्कुल एक एक वर्ड को हम अच्छी तरह से लिखते हैं। इसलिए लिखित भाषा को हम क्या कहेंगे? कृत्रिम भाषा कहेंगे। क्लियर है? मौखिक भाषा प्राकृतिक भाषा हुई, स्वाभाविक भाषा हुई, जिसको नैसर्गिक भाषा भी हम कह सकते हैं। इसका तीसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? नैसर्गिक। नैसर्गिक भाषा भी कह सकते हैं। लेकिन लिखित भाषा कौन सी भाषा होती है? कृत्रिम भाषा होती है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए, मौखिक भाषा जो होती है वो नवीन होती है, तरोताजा होती है। मौखिक भाषा कैसी होती है? नवीन होती है। या इसको दूसरा हम क्या नाम दे सकते हैं? नवीन या तरोताजा। मौखिक भाषा नवीन होती है, तरोताजा होती है। लेकिन जो लिखित भाषा होती है वो लिखित भाषा नवीन नहीं होती, तरोताजा नहीं होती, यह प्राचीनता से युक्त होती है, यह प्राचीन या पुरानी होती है। कैसे होती वो भी सुन लीजिए। हम आपस में बातचीत करते हैं, सारे दिन में न जाने कितने लोगों से बातचीत करते हैं, कितनी बातें करते हैं। क्या वो सारी बातें हमारे माइंड में एकत्रित होती हैं? कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि हम उसको बोलते जाते हैं और उसको विस्मृत करते जाते हैं, भूलते जाते हैं। कुछ ही बातें ऐसी होती हैं जिनको हम याद रख पाते हैं, कुछ ही बातें, 1-2 बातें, 2-4 बातें। बाकी हम बातों को क्या हो जाते हैं? वापस हाथों हाथ भूलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बातें हमारे मन को ज्यादा प्रभावित नहीं करती। इसलिए नहीं करती तो ऐसी बातों को हमें बोलते रहते हैं, भूलते जाते हैं, बोलते रहते हैं, भूलते जाते हैं। इसलिए ये कैसी होती है? नवीन होती है, तरोताजा होती है। अभी जो मैं तुमको बात बता रहा हूं या हम आपस में बैठकर जो बातें करते हैं वो कब तक हमें याद रख सकते हैं? कभी याद रख सकते हैं? 1 दिन रख लेंगे, 2 दिन रख लेंगे, 3 दिन रख लेंगे, 10 दिन रख लेंगे, महीना भर रख लेंगे, लेकिन अंततः उसको हम क्या हो जाएंगे? भूले जाएंगे। लेकिन लिखित भाषा ऐसी नहीं है। लिखित भाषा प्राचीन होती है, पुरातन होती है। आज से हजारों साल पहले जो बड़े बड़े धर्म ग्रंथ बने हुए थे, धर्म ग्रंथ जिसमें ऋग्वेद है, पुराण है, संहिताएं हैं, गीता है,
ये पुराने जो ग्रंथ हैं वो पुरातन शैली में लिखे हुए, पुराने समय में लिखे गए थे, लेकिन आज भी यदि हम उनका अध्ययन करना चाहें तो अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि वो लिखी हुई बात आज भी हम पढ़ सकते हैं। कैसी हुई? लिखित भाषा प्राचीनता से युक्त हुई, प्राचीन हुई, पुरानी हुई। लेकिन उस समय गीता में क्या कहा गया था, ऋग्वेद में क्या कहा गया था, सामवेद में क्या कहा गया था, यजुर्वेद में क्या कहा गया था, पुराणों में क्या कहा गया था, उसमें जिन देवी देवताओं ने जो बातें की थी, क्या हम उनको अब तक याद कर सकते थे? यदि ये धर्म ग्रंथ नहीं लिखे होते तो क्या हम उनको तरोताजा याद रख सकते थे? कभी भी नहीं। इसीलिए कहा गया है कि मौखिक भाषा हमेशा नवीन ही होती है, तरोताजा ही होती है, तरोताजा को हम याद रख सकते हैं, बल्कि लिखित भाषा जो होती है वो प्राचीन होती है, पुरानी होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड थर्ड पॉइंट क्या आएगा? मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है। मौखिक भाषा कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा अपरिवर्तनशील होती है। लिखित भाषा कैसी होती है? अपरिवर्तनशील होती है या फिर स्थिर होती है। कैसे? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, हम आपस में बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि मौखिक भाषा प्राकृतिक होती, स्वाभाविक होती। कभी कभी हम इतनी भावनाओं में बह जाते हैं कि कुछ गलत भी बोल जाते हैं। जब हमको एहसास होता है या फिर कोई हमको एहसास करवाता है, तब हमको पता चलता है कि हाँ, वास्तव में मैंने क्या बोल दिया, गलत बोल दिया है। तो हम क्या करेंगे? उसकी क्षमा याचना करेंगे या अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और उसमें क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी गलत हो जाता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। पढ़ाते पढ़ाते कुछ गलत बोल दिया गया, लेकिन फिर हम अपने त्रुटि को, कुछ त्रुटि हो जाती है, हम उस त्रुटि का क्या करते हैं? निवारण करते हैं, निराकरण करते हैं। इसलिए मौखिक भाषा सदैव क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। दूसरी बात, लिखित भाषा अपरिवर्तनशील होती है, स्थिर होती है। यानी जो वेदों में जो बात लिख दी गई है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, हमको आज उसके क्या मिल गए हैं? साक्ष्य मिल गए हैं, सबूत मिल गए हैं। क्यों? क्योंकि वो लिखी हुई भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील नहीं होती। वो कैसी हो गई? अपरिवर्तनशील हो गई, स्थिर हो गई, स्थायी बन गई। यदि मैंने यहां पर लिख दिया अपरिवर्तनशील, तो ये लिखा हुआ रूप भुलाया नहीं जा सकता। यदि यह बात, यह शब्दों को हम मिटाएंगे नहीं, यहां पर रफ नहीं करेंगे, तो आज के 5 दिन 10 दिन साल भर बाद में तुमको हमको ऐसा का ऐसा ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखी हुई चीज स्थिर होती है, अपरिवर्तनशील होती है। इसीलिए मौखिक भाषा को परिवर्तनशील नाम दिया गया और लिखित भाषा को अपरिवर्तनशील स्थिर नाम दिया गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? फोर्थ जो पॉइंट आएगा वो आएगा कि मौखिक भाषा के जो वाक्य होते हैं, मौखिक भाषा के वाक्य छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और सरल भी होते हैं। मौखिक भाषा के वाक्य छोटे छोटे और सरल होते हैं। ठीक है? लेकिन लिखित भाषा के जो वाक्य होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और उनका जो स्तर है वो कठिनाई वाला भी हो सकता है। या बड़े बड़े होते हैं और स्तर कैसा होता है? कठिनता से युक्त होता है। कैसे? वो भी सुन लीजिए। जब भी हम आपस में विचार विमर्श करते हैं या कोई लेक्चरर दिया जाता है या कोई भाषण दिया जाता है या हम जो भी अभिनय देखते हैं, धारावाहिक टीवी सीरियल देखते हैं, उनमें जो भी वाद विवाद की जाती है, जो भी बातें की जाती है,
वो सरल शब्दों में होती है। क्यों? क्योंकि मौखिक भाषा को सुनने वाले हर वर्ग के व्यक्ति होते हैं। हर वर्ग के व्यक्ति होने का मतलब उसमें एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी होता है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी होता है, मध्यम वर्ग का भी होता है और कभी कभी अनपढ़ भी होता है। इसलिए हर कोई वर्ग, हर कोई जन मनुष्य उस बात को आसानी से ग्रहण कर सके, इसके लिए मौखिक भाषा के जितने भी वाक्य होते हैं वो सरल होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मौखिक भाषा के जो वाक्य होते हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वाक्य होंगे तभी तो सामने वाला उसको ग्रहण करता जाएगा, उसको आत्मसात करता जाएगा, उसका अर्थ निकालता जाएगा। क्योंकि तीर कमान से और बातें जुबान से, एक बार जो बात हो गई है उसको दोबारा रिपीट करने में उतना मजा नहीं आएगा। और समय कितना बलवान है, समय कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मौखिक बात एक बार में ही समझ में आ जाए, इसके लिए हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए मौखिक भाषा के जो वाक्य होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ताकि सामान्य जन उसको समझता जाए, उसको याद रखता जाए, उसको ग्रहण करता जाए। और वाक्य भी कैसे होंगे स्टूडेंट्स? सरल होंगे, कठिनाई वाला स्तर उनमें नहीं होगा। जबकि लिखित भाषा के जो वाक्य होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, छोटे भी हो जाएं लेकिन उनका अमूमन जो रूप होता है वो बड़े बड़े होते हैं और स्तर जो होता है उनका कठिनाई वाला होता है। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने वाला व्यक्ति साक्षर होगा। एक बार में उसको समझ में नहीं आएगा तो वो दूसरी बार रीड करेगा, दूसरी बार पढ़ेगा, दूसरी बार समझ में नहीं आएगा तो तीसरी बार पढ़ेगा, तीसरी बार भी समझ में नहीं आएगा तो उसको बार बार पढ़ेगा। जब तक उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर लेता तब तक उसको क्या करता रहेगा? वो पढ़ता रहेगा, उसको रीड करता रहेगा। पुराने जो धर्म ग्रंथ थे, संस्कृत कालिदास ने जितने धर्म ग्रंथ लिखे हैं उनके जो रूप हैं शब्दों के वो एक ही पेज के भी मिलते हैं। मतलब एक ही पेज के शब्द मिल जाना कठिनाई वाला कितना स्तर होगा, लेकिन हम उसको क्या करते रहेंगे? बार बार रीड करते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे तो वह वाक्य हमको क्या हो जाएगा? वह शब्द, वह वाक्य हमको लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए नाम दिया गया कि मौखिक भाषा के जो वाक्य होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, सरल होते हैं, और लिखित भाषा के वाक्य बड़े बड़े होते हैं और उनका स्तर कठिनाई वाला भी हो सकता है। अंतिम और पांचवी बात वो क्या है? मौखिक भाषा पर सदैव या हमेशा स्थानीय बोलियों का प्रभाव पड़ता है। स्थानीय बोलियों का क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। जबकि लिखित भाषा पर स्थानीय बोलियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें लेखक सजग या सतर्क होकर लिखता है, सतर्क होकर लिखता है। समझ लीजिए, मौखिक भाषा में जब बोलते हैं, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोलते बोलते हम अपनी जो स्थानीय बात है, स्थानीय शब्द हैं, उनका भी हम उच्चारण कर देते हैं। जैसे हम बात करते जा रहे हैं, यदि हमारा क्षेत्र मारवाड़ का आता है, ढूंढाड़ क्षेत्र का आता है, हाड़ौती अंचल का आता है, या फिर खड़ी बोली का आता है, या फिर पंजाबी भाषा का आता है, अवधी भाषा का आता है, कोई भी भाषा हो, हिंदी बोलते जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी उस हिंदी में भी आप अपनी बातों को अपनी भाषा का रूप ले लेते हैं। स्थानीय बोलियों का प्रभाव जरूर पड़ता है। समझ में आ गई? इसलिए मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव पड़ेगा तथा लिखित भाषा पर स्थानीय बोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए,
हमें जब भी बातें करते हैं, बोलते जाते हैं स्थानीय बोलियों का हम उसमें जिक्र जरूर कर देते हैं, लेकिन जब भी लिखेंगे हम सोच समझ कर लिखेंगे, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा शब्द लिखना उचित है, कौन सा शब्द लिखना अनुचित है। हमें हिंदी की जगह से मारवाड़ी शब्द का प्रयोग थोड़ी ना कर देंगे, हिंदी की जगह हिंदी शब्दों का ही प्रयोग करना होगा। तो इसमें लेखक सजग होकर लिखता है, कम लिख सकता है लेकिन जितना भी लिखेगा सही लिखेगा, उचित ही लिखेगा। कितनी बातें हो गई? 5 बातें। सबसे पहली बात, मौखिक भाषा जो होती है वो प्राकृतिक होती है, स्वाभाविक होती है। लिखित भाषा कृत्रिम होती है, बनावट के आधार पर होती है। दूसरा जो टॉपिक चलता है वो चलता है मौखिक भाषा हमेशा नवीन होती है, तरोताजा होती है। दूसरी बात, लिखित भाषा कैसी होती है? वो प्राचीनता से युक्त होती है, पुरानी होती है, कभी भी हम उसको देख ही सकते हैं। तीसरी बात जो आती है वो होती है मौखिक भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है, लेकिन लिखित भाषा अपरिवर्तनशील होती है, स्थायी होती है, स्थिर होती है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। वाक्य मौखिक भाषा के छोटे छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए। लिखित भाषा के वाक्य बड़े भी हो सकते हैं और कठिनाई वाले स्तर के भी हो सकते हैं। अंतिम बात, मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव जरूर पड़ता है, कन्फर्म है, लेकिन लेखक जब भी लिखित भाषा का प्रयोग करेगा तो उसमें स्थानीय बोलियों का जिक्र नहीं करेगा, उसमें वह सतर्कता के साथ सजग होकर के अपनी राष्ट्रभाषा का ही प्रयोग करेगा। ये मौखिक भाषा और लिखित भाषा के क्या हो गए स्टूडेंट्स? अंतर हो गए।